चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, मतलब कि इस वीडियो में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं 3 चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़े हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग पहले समराइज कर लेते हैं। मतलब इनमें हम लोग क्या देखें, इनमें हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला, ये देख लेते हैं। हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, मतलब कि इसमें क्यों ये नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ, ये हम लोग को जानने को मिल जाएगा। और जो पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उनमें क्या पढ़े हैं वो भी हम लोग एक बार रिकैप कर लेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर में हम लोग देखें तो हम लोग पहले क्या पढ़ें कि जब कोई चार्ज मूव करता है, मतलब कोई जब कोई चार्ज मूव करता है या फिर किसी कनेक्टिंग वायर में जब कोई करंट मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने देखा मैग्नेटिक फोर्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जब कोई चार्ज क्यू मूव करेगा बी वेलोसिटी के साथ तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आता है, क्यू भी क्रॉस बी, मतलब कि क्यू भी बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन भी एंड बी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जब एक करंट कैरिंग वायर है किसी लेंथ एल का किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो उसके कारण मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, आई एल क्रॉस बी, मतलब आई एल बी साइन थीटा, वेयर एंगल थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे लेंथ वहाँ पे हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं और स्टार्टिंग सारे वीडियो को देख सकते हैं। जैसे कि वहाँ पर हम लोग देखें ये करंट कैरिंग वायर है, इधर करंट जा रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। इस पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोग देते थे एल क्रॉस बी, तो मतलब कि एल हम लोग लेते थे आई के डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में लोग आई लेंथ को हम लोग मान देते हैं, तो एल क्रॉस बी करते थे। मतलब एल क्रॉस बी, मतलब फोर्स इधर लगेगा इस वायर पे। तो ये हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं। राइट हैंड रूल्स हम लोग निकालते हैं, डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का, एल क्रॉस बी, हम लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएं और शुरू से वीडियो को देख सकते हैं, सारे वीडियो को। फिर हम लोग देखें मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, जो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड में। एक हमने देखा स्ट्रेट लाइन मोशन, एक हमने देखा हेलिकल मोशन और देखा सर्कुलर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन कब होगा, जब जो ये थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब ये होगा 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। हेलिकल मोशन कब होगा, जब ये जो थीटा है या तो हो 0 डिग्री नहीं, मतलब कि या ये 0 डिग्री से ज़्यादा 9 डिग्री से कम, तब होगा हेलिकल मोशन। और सर्कुलर मोशन कब होगा, जब ये जो थीटा है वो 9 डिग्री होगा, तब होगा सर्कुलर मोशन। फिर हमने देखा बायो-सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ। इस जो दोनों लॉ है, इस दोनों के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने बायो-सावर्ट लॉ में देखा था डिफरेंट करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, हम लोग सब ये पहले पढ़ चुके हैं। एम्पियर सर्किट लॉ हम लोग इंस्टेंट में गिवन है, सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ये हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा था सोलेनॉइड, टोरॉइड, इन्हें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो हमने देखा था अगर सोलेनॉइड है, अगर ये सोलेनॉइड है इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू क्या होता था, म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ये लोग सब पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था टॉर्क क्या होता है, एम क्रॉस बी। हम लोग इसको याद कैसे रखेंगे, एम बी बी एस से। एम बी बी एस है तो शुरू का 2 वर्ड 2 लेटर, एम क्रॉस बी क्या होता है, टॉर्क। फिर हमने देखा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने देखा था एक सर्कुलर लूप में क्या होगा। फिर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। फिर हमने पढ़ा था साइक्लोट्रॉन, फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हम लोग पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में। इसमें अगर हम देखें, अगर हम मेन क्या है, जब कोई चार्ज मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में। फिर हमने पढ़े सेकेंड चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें हम लोग डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़े थे, जैसे कि डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इनका प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे। और इसमें हम लोग देखे थे बार मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ क्लोज लूप बनाता है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, टेंजेंट लोग ड्रॉ करते हैं। फिर हम लोग पढ़े थे अर्थ मैग्नेटिज्म,
अर्थ कैसे बिहेव करता है बायोमैग्नेट की तरह। फिर हम लोग कुछ टर्म देखे थे, नया नया टर्म, से मैग्नेटाइजेशन, इसमें रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। एच देखे थे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसे हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं, आप जाए प्लेलिस्ट में और शुरू से वीडियो को देख सकते हैं, सारे वीडियो को। फिर हमने पढ़े थे परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अगर हम यहाँ पे कुछ देख लें, कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ये है डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक के लिए जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है सिंगल एटम के लिए, वो क्या होता है, जीरो। वो क्या होता है, जीरो। और नेट जो होता है डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टोटल एटम का, वो क्या होता है, जीरो। मतलब कि डायमैग्नेटिक मटेरियल में एक सिंगल एटम का जो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो भी जो जीरो होता है। और अगर हम देखें कंप्लीट एटम का, मतलब पूरा सबस्टांस का, अगर हम पूरा एटम का ऐड करें, सम अप करें, तो उसका भी होता है जीरो। लेकिन अगर हम देखें पैरामैग्नेटिक मटेरियल, तो सिंगल एटम का जो होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, वो जीरो नहीं होता है, नॉट इक्वल टू जीरो। बट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ टोटल एटम इज कम टू बी जीरो, वो जीरो होता है। बस सिमिलरली जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसमें भी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है सिंगल एटम का, वो जीरो नहीं होता है। लेकिन जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है टोटल एटम का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, वो जीरो होता है। ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं, बस यहाँ पे समराइज करना चाहते हैं कि हम लोग एसी चैप्टर में लोग क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग क्या देखने वाले हैं, ताकि हम लोग जो पढ़ें उसको कभी भूलें ना। और हम लोग देख रहे हैं क्या है, ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक में स्मॉल और निगेटिव होता है। क्यों होता है, हम सब पहले पढ़ चुके हैं। आप जाइए प्लेलिस्ट में और पूरा वीडियो को विजिट कर सकते हैं। और जो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, स्मॉल और पॉजिटिव। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, लार्ज एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक में जो होता है ससेप्टिबिलिटी, वो टेम्परेचर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें भी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर से। मगर यहाँ पे हम लोग को क्या करते हैं, टी माइनस टी सी। ये टी सी क्या है, क्यूज टेम्परेचर। क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे जो टी है, जो सारे गिवन होगा क्वेश्चन में, यहाँ पर जो टी है वो ज़्यादा है किससे, टी सी से। जो टेम्परेचर वहाँ पे गिवन टेम्परेचर है और जो क्यूरिज टेम्परेचर है, जो गिवन टेम्परेचर होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, क्यूरिज टेम्परेचर से। ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें हमने क्या देखा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट। कैसे, जैसे कि वहाँ हम लोग इसमें हम लोग पढ़े तो सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, एडी करंट, एसी जनरेटर, फैरेड लॉ, लेंज लॉ, हम लोग बहुत कुछ पढ़े हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। आप आइए प्लेलिस्ट में देख सकते हैं सारे वीडियो को। जैसे कि इसमें लोग देखे थे सेल्फ इंडक्शन में, जब एक करंट कैरिंग वायर, एक सोलेनॉइड है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है कि एक ही कॉइल है, एक कॉइल है, बस इसी कॉइल में हम आई को वेरी करके इसमें हम ईएमएफ इंड्यूस करते थे। मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस, मैग्नेटिक चेंज, जैसे कि इसमें हम अगर करंट को चेंज करेंगे, ये करंट को हम चेंज कर रहे हैं, ये सोलेनॉइड है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इसमें हम करंट को चेंज कर रहे हैं। तो जब करंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा, म्यू नॉट इन आई। ये सोलेनॉइड है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगा, म्यू नॉट इन आई। जब हम आई को चेंज करेंगे, जब हम यहाँ पे आई को चेंज करेंगे, तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो बन रहा है इस एक्सटर्नल करंट के कारण, वो भी तो चेंज होगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट इन आई। तो जब आई को चेंज करेंगे तो बी भी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा इस लूप के इंटरनल पार्ट से, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा। तो जब बी चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, सारे इंटरलिंक है आपस में। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस होता है। और करंट इंड्यूस का डायरेक्शन क्या होता है, ये लोग पढ़ते हैं लेंज लॉ में, हम लोग सब पहले पढ़ चुके हैं। मतलब कि जो करंट का डायरेक्शन होगा किसी इस लूप में, इस प्रकार होगा जो ईएमएफ इंड्यूस का जो कॉज है उसको अपोज करे, दैट इज लेंज लॉ। वो सब पहले पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे सारे वीडियो को विजिट कर सकते हैं। और हम लोग फिर इसमें हम पढ़ें एसी जनरेटर। एसी जनरेटर यहाँ अब आया मेन टॉपिक, जिसे हम लोग को अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। जैसे कि जो एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर से क्या निकलता है, एसी करंट।
मतलब कि जो एसी करंट, जैसे कि ये एसी जनरेटर है, ये दो मैग्नेट है, इसके बीच में कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, और इसको हम रोटेट कर रहे हैं, जब रोटेट करेंगे तो जो ये मैग्नेट से पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी, इस रोटेट करने के कारण जो इस कॉइल में जो कॉइल में पास हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो चेंज होगा, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, इस कॉइल से पास हो रहा जो मैग्नेटिक फील्ड वो चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर है इसका यही कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट यही है। करंट को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर करंट इंड्यूस होगा। तो हम लोग देखिए एसी जनरेटर में जब मैग्नेटिक फील्ड जब हो रहा था चेंज, इस लूप के कारण जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ एसी जनरेटर में, वो क्या होता है, वो टाइम के साथ वेरी करता है। वो क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, ई नोट साइन थीटा। यहाँ पे जो ई नोट क्या है, ये मैक्सिमम ईएमएफ, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। जो करंट इंड्यूस होता है वो क्या होता है, आई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर थीटा क्या होता है, ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या है, जो करंट इंड्यूस हुआ है वो क्या होता है, आई नोट साइन थीटा, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आई नोट क्या है, मैक्सिमम करंट है। हम लोग किसी वैल्यू पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं तीन वैल्यू, जैसे एक होता है इंस्टेंटेनियस, एक होता है एवरेज वैल्यू, एक होता है आरएमएस वैल्यू। बस यही तीन वैल्यू को हम लोग को ध्यान रखना है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, एक स्मॉल टाइम के लिए, जैसे कि अगर हम देखें इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, आई क्या होता है, dq by dt। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है चार्ज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और हमें निकालना होगा करंट, क्या करेंगे, dq by dt किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में निकाल लेंगे। अगर हमें निकालना होगा एवरेज और चार्ज गिवन है फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको लार्ज कर देंगे, मतलब कि डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कर देंगे। और आरएमएस वैल्यू क्या होता है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आरएमएस में पहले स्क्वायर करते हैं, फिर मीन लेते हैं, फिर इसको स्क्वायर रूट करते हैं, लोग आगे देखने वाले हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें इस टॉपिक को, तो हम लोग पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म। उसमें हम लोग देखें कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमने कुछ डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, अर्थ कैसे बिहेव करता है मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट की तरह। फिर हम लोग कुछ डिफरेंट टर्म देखें, मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल एम, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ससेप्टिबिलिटी। फिर हम लोग परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। फिर हम लोग फेरोमैग्नेटिक में देखे थे कोर्सिविटी क्या होता है, रिटेंटिविटी क्या होता है, हम सब पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम लोग करंट को चेंज किए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। फिर हम लोग पढ़ लिए जनरेटर, लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसमें हम लोग क्या किए, जब फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किए, तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, इसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ। और जो ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ ना, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा था। जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो इसके कारण जो करंट होगा, जो करंट इंड्यूस होगा, वो भी टाइम के साथ वेरी करेगा। तो अब इस चैप्टर में हम लोग इसी करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये करंट है जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यही करंट जो प्रोड्यूस हुआ है, इसी करंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसी कारण हम एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हो गया, अल्टरनेटिंग करंट। इनका इन्वेंटर कौन है एसी जनरेटर का, निकोला टेस्ला। तो यहाँ पे हम इसी कारण हमें एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हो गया, अल्टरनेटिंग करंट। हम लोग क्या पढ़ना पड़ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट। ये क्या होता है, इनोट साइन थीटा, आई क्या होता है, आई नोट साइन थीटा। ये दोनों टर्म है वो टाइम के साथ वेरी करते हैं, ये वेरिएबल टर्म है, टाइम के साथ वेरी करते हैं। तो ये कारण क्या हुआ, एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ यहाँ पे एसी जनरेटर में, वो टाइम के साथ वेरी कर रहा था। जो ईएमएफ इंड्यूस के कारण जो करंट इंड्यूस हुआ, वो भी टाइम के साथ वेरी करने लगा। तो इसी कारण एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस हो गया, अल्टरनेटिंग करंट, जो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पहले देखते हैं, जैसे हम लोग इसमें पहले हम लोग देखें क्या, इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे ये हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे कि करंट आया है, डिफरेंट टर्म यूज हुआ है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, लोग इसमें डीप में देखने वाले हैं आरएमएस करंट क्या होता है। तो इससे हम लोग को जानना पड़ेगा कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एवरेज क्या होगा, आरएमएस वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग डीप में देख लेते हैं। जैसे कि आई करंट, अगर इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, dq by dt,
मतलब हम लोग क्या पढ़े, Q इज इक्वल टू आई टी। Q क्या है, चार्ज, I क्या है, करंट, और T है टाइम। तो यहाँ पे अगर हम देखें Q, यहाँ पे अगर हम देखें I, तो I क्या हो गया, Q बाई टी, Q बाई टी। तो यहाँ पे अगर हम देखें इंस्टेंटेनियस करंट, तो क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, मतलब किसी एक स्मॉल टाइम के लिए, किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के लिए करंट क्या फ्लो कर रहा होगा सर्किट में, तो उसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, डी क्यू बाई डी टी से। मतलब कि हम यहाँ पे जो चार्ज गिवन है फंक्शन ऑफ टाइम क्वेश्चन में, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉरी उसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे कि क्वेश्चन गिवन है, इफ क्यू जो चार्ज है, इफ जो क्यू फंक्शन ऑफ टाइम है 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, देन फाइंड द करंट एट द टाइम 5 सेकेंड। तो इसे हम लोग क्या किए, करंट फाइंड आउट करना है, चार्ज गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको इंटीग्रेट कर दिए डी क्यू बाई डी टी। तो हमें इस सब इससे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 10t प्लस 3, आई का इंटीग्रेशन 0, आई का डिफरेंशिएशन 0, 1 का। तो यहाँ पे क्या मिल गया, 10t प्लस 0 प्लस 3। तो हमें फाइंड आउट करना है 5 सेकेंड में। तो यहाँ पे t के जो वैल्यू है यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 3 मतलब 53 एम्पियर। तो ये हमें मिल गया एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट क्या होगा, एक पार्टिकुलर मतलब 5 सेकेंड पे क्या होगा करंट का वैल्यू, जब चार्ज टाइम का फंक्शन में होगा तो क्या होगा 53 एम्पियर। हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिए। अब सेकंड क्या है, अगर करंट गिवन होगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, 4 क्वेश्चन बन सकता है इस फार्मूला से, 4 डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। इस चारों क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। जैसे कि अगर गिवन होगा क्वेश्चन में करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये जो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन होगा और फाइंड आउट करना होगा चार्ज, तब कैसे करेंगे हम लोग, इसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। जैसे कि आई है, आई क्या होता है डी क्यू बाई डी टी, हम गिवन है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सेकंड क्वेश्चन नंबर पर ध्यान देना है। हमें अगर करंट गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हमें फाइंड आउट करना है चार्ज, तो इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर डी क्यू आएगा, इसे हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट। तो हमें जो आई फंक्शन ऑफ टाइम जो गिवन है क्वेश्चन में, उसको हम 0 से t करेंगे कंसीडर, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, चार्ज आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आई गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हमें चार्ज फाइंड आउट करना है फ्रॉम टाइम 0 to 2। तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो डी क्यू क्या आ गया, आई डॉट डी टी, इसे इंटीग्रेट कर दिए टी टाइम तक, तो जो Q होगा वो क्या होगा, इसे हम लोग करते हैं इंटीग्रेट, तो 3t³ बाई 3, इंटीग्रेशन हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, इसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। 3t2 स्क्वायर है तो ऊपर प्लस करते हैं और जो ऊपर का वैल्यू होता है उसको लिख देते हैं नीचे, बस इसे यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए। आंसर कितना आया, 22 एम्पियर। मतलब कि जब करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा और चार्ज फाइंड आउट करना होगा एवरेज चार्ज, तो हम लोग क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेट करके हम लोग यहाँ पे ऐसे देख चुके हैं। ये है सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला क्या है, अगर चार्ज गिवन हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और निकालना होगा एवरेज करंट क्या होगा कुछ टाइम 0 से 2, तो इसे हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करते हैं। मतलब कि चार्ज एट 2 सेकेंड, जो फाइनल चार्ज क्या था और इनिशियल चार्ज क्या था, इन दोनों को हम लोग अभी T2 क्या था T1 क्या था, जो टाइम है वो हम लोग करके हम लोग क्या लिख देते हैं कि करंट क्या पास करंट के एवरेज करंट क्या है, ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मेन जो इम्पोर्टेंट है ये फोर्थ, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है। जैसे कि अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो, यहाँ पे जो करंट है क्या है 2t, मतलब करंट जो है ये फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है और फाइंड आउट करना होगा एवरेज करंट, तो इसे हम लोग कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन आई डॉट डी टी डिवाइड बाई डी टी, उसे इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से 2, 0 से जो टाइम गिवन है फाइनल टाइम, यहाँ पे 0 से फाइनल टाइम जो गिवन है। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं जैसे कैसे, आई डॉट डी टी डिवाइड बाई डी टी, इंटीग्रेट कर दिए, ये 2t गिवन है क्वेश्चन में, तो जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, जो 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2t 1 + 1, यहाँ पर तो 1 पहले से ही है और बाई नीचे 2, ये लोग सब इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं। तो 2t² बाई 2 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो t², यहाँ पर t की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो t क्या आ गया 4/2, मतलब 2 एम्पियर करंट फाइंड हो गया। तो ये 4 फार्मूले हैं डिफरेंट, जिनसे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। डिफरेंट करंट से जो क्वेश्चन आएगा यही 4 आ सकता है इसी 4 फार्मूला से। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डीसी और एसी क्या होता है। तो डीसी करंट क्या होता है, इट इज ए करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड
मतलब जो डीसी करंट होता है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का होता है, मतलब कि जब वो फ्लो करेगा तो वो बस एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करता है, जो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, और जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो उसका होता है कांस्टेंट होता है। अगर हम इसमें अगर आई और टी के में ग्राफ देखें तो हमें एक कांस्टेंट करंट देखने को मिलता है और सेम डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर हम साइन का ग्राफ बनाएं तो ऐसे बनेगा, इसे साइन का ग्राफ तो ऐसे बनता है, मगर इसमें हम कहने का मतलब ये है कि इसमें जो करंट है वो फ्लो करता है सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे जो करंट है वो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये ग्राफ कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। तो जो डीसी करंट है उसका मैग्नीट्यूड होता है कांस्टेंट और वो फ्लो करता है इन सिंगल डायरेक्शन। जो एसी करंट है, एसी करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ वेरी करता है और वो अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, रिवर्स भी करता है। जैसे कि हम लोग एसी करंट में क्या पढ़े थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड करंट हुआ था वो क्या हुआ था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आई किसके फंक्शन में, साइन के फंक्शन में। तो यहाँ पे जो साइन का जो ग्राफ होता है इस प्रकार होता है, जीरो से शुरू होता है। कॉस का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू से शुरू होता था, यहाँ पे साइन का ग्राफ जीरो से शुरू होगा। तो ये ऐसे होगा, मतलब कि ये हमेशा अपना टाइम को रिवर्स कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये क्या कर रहा है, इट रिवर्स द डायरेक्शन कंटिन्यूसली विद टाइम, अपना टाइम के साथ ये अपना डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है। अब क्या होता है, डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो होता है, डीसी करंट में जो फ्रीक्वेंसी होता है करंट का वो जीरो होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या तो 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज डिपेंडिंग ऑन कंट्री। जैसे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होता है करंट का वो 50 हर्ट्ज होता है। अब देखते हैं जो डायरेक्ट करंट ऑब्टेन हम लोग कैसे करते हैं, तो यहाँ सेल से या बैटरी से, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार सेल को बैटरी को हम लोग डिफरेंट सेल जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगा। और जो एसी सोर्स, जो एसी होता है, एसी करंट होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लास्ट टॉपिक क्या था, एसी जनरेटर। तो वहाँ से हुआ प्रोड्यूस क्या इंड्यूस हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट। इसी कारण जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ा, इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना पड़ा, तो वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट इंट्रोड्यूस हुआ था एसी सोर्स से, एसी जनरेटर से। तो ऑब्टेन फ्रॉम एसी जनरेटर, जो एसी सोर्स है, जो एसी जनरेटर था, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा था, अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि जो वहाँ पे करंट जो प्रोड्यूस हुआ वो टाइम के साथ वेरी कर रहा था। तो जो वो करंट जो टाइम के साथ वेरी कर रहा था, सो क्या होता है स्टेटमेंट, आई नोट साइन ओमेगा टी। जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था वो क्या था, ई नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो ई नोट और आई नोट है वो क्या है, पीक वैल्यू है। तो जो आई नोट है वो पीक करंट है, मैक्सिमम करंट है। जो ई नोट है वो पीक वैल्यू है, ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर देखे थे एसी जनरेटर में क्या देखते हैं, ये एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इधर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो जो एक कॉइल है वो रोटेट करेगा, तो जो इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो भी रोटेट करेगा, वो भी चेंज होगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। तो जो करंट इंड्यूस हुआ ये टाइम के साथ वेरी कर रहा था। जब टाइम के साथ ये वेरी कर रहा था तो हमें एक नया चैप्टर देखने को मिला, अल्टरनेटिंग करंट। ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो था ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखते हैं कि अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, जैसे कि ई और टी, जैसे कि पोटेंशियल और टी के बीच में ग्राफ बनाएं, तो यहाँ क्या बनेगा, साइनोसॉइडल ग्राफ बनेगा। जैसे कि एक साइन के वैल्यू में ग्राफ बनेगा, साइन के वैल्यू में ग्राफ, जो साइन का जो ग्राफ होता है कहाँ शुरू होता है, जीरो से। तो आई वर्सेस टी में हम लोग ग्राफ कैसे देखें, साइनोसॉइडल ग्राफ बना। ई वर्सेस टी में कैसे बना ग्राफ, जीरो शुरू हुआ, ऐसे साइन का ग्राफ बन गया। तो जो यहाँ पे जो इंड्यूस करेंट था वो क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो हम लोग एसी जनरेटर से प्रोड्यूस किए थे करेंट, इंड्यूस करेंट, उसका वैल्यू क्या था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और जो ई था पोटेंशियल, वो क्या था, इंड्यूस ईएमएफ था, वो क्या था, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि एवरेज करंट क्या होगा फुल साइकिल में। जैसे कि ये साइकिल चल रहा है, जैसे कि ये कंप्लीट साइकिल ये हुआ, ये कंप्लीट साइकिल हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो टाइम से शुरू हुआ, टी टाइम, एक टाइम पीरियड में एक लेंथ आया, वेवलेंथ। तो ये एक साइकिल हुआ।
तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक फुल साइकिल के लिए, इस साइकिल के लिए, एक फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट क्या होगा जब साइन का ग्राफ होगा। ये ध्यान रखना है, जब साइन का ग्राफ होगा, जो एसी हम लोग 95% जो पढ़ेंगे इसमें यही पढ़ेंगे, साइन जो वैल्यू गिवन होगा करंट का, जो टाइम टी के साथ वैरी कर रहा है, वो साइन का ही फंक्शन में गिवन होगा। नीट का सिलेबस में यही है। तो जो एवरेज करंट होगा, एवरेज फुल साइकिल के लिए, वो क्या होता है 0, और जो एवरेज करंट होता है हाफ साइकिल के लिए, वो क्या होता है 2I0/π। ये ध्यान रखना है, ये एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है, डायरेक्ट हमको डायरेक्ट टिक मार कर आगे बढ़ना होता है, ये ध्यान रखना है। ये हम कैसे फाइंड आउट किए हैं, जैसे कि अगर हम देखें एवरेज करंट फुल साइकिल के लिए, तो हमने यहाँ पहले पढ़ चुके हैं ये फार्मूला। जैसे कि अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, अगर करंट क्वेश्चन में एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एवरेज करंट, तो इसके लिए क्या करते हैं, I.dt इंटीग्रेट करते हैं, डिवाइड बाई dt। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, और जो I के वैल्यू यहाँ पे क्या था, I0 साइन ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेशन किया तो क्या वैल्यू आया 0। तो हम लोग बोल दिया कि जो एवरेज वैल्यू होगा फुल साइकिल के लिए वो क्या होगा 0। सिमिलरली जो I एवरेज होगा, करंट एवरेज हाफ साइकिल के लिए, हाफ साइकिल कहने का मतलब कि ये जो हम लोग जो फुल पहले ले रहे थे टाइम 0 से कैपिटल T, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे T हाफ तक, मतलब ये सिंगल सिर्फ इतने के लिए हम लोग करंट फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब कि टाइम 0 से T/2 तक हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि क्या होगा करंट हाफ साइकिल के लिए, सिर्फ इतने के लिए क्या होगा करंट। इसके लिए क्या होता है 2I0/π, मतलब जब इसे में इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन देते हैं, लोअर लिमिट देते हैं 0 और अपर लिमिट क्या होते हैं T/2, तो क्या आता है वैल्यू 2I0/π, क्या आता है 2I0/π, ये आता है अपना एवरेज करंट फॉर हाफ साइकिल। तो ये ध्यान रखना। सिमिलरली हम लोग करते हैं EMF के लिए, जो EMF के लिए आता है एवरेज करंट, एवरेज EMF फॉर फुल साइकिल क्या आता है 0, और एवरेज EMF फॉर हाफ साइकिल क्या होता है 2V0/π। तो ये ध्यान रखना है कि एवरेज करंट क्या होता है फुल साइकिल के लिए, और एवरेज करंट क्या होता है हाफ साइकिल के लिए। अब देखते हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू करंट क्या होता है। जैसे हम लोग पहले देखें इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, ये किसी एक स्मॉल टाइम के लिए क्या होगा करंट की वैल्यू। फिर हम लोग देखें एवरेज करंट क्या होता है, हम लोग देखने वाले हैं आरएमएस करंट। बस यही बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर में, इसी चैप्टर में हम लोग आरएमएस वैल्यू से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मतलब कि जो रियल में अगर सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो आरएमएस वैल्यू ही फ्लो कर रहा होता है। मतलब अगर ये सर्किट है, ये एक एसी सोर्स है और इससे एक रेसिस्टेंस बल्ब लगा हुआ है, तो जो इसमें हम जैसे इसमें हम लोग को पता है जिसमें करंट प्रोड्यूस होगा, जिसमें करंट इंड्यूस होगा, वो तो टाइम के साथ वैल्यू वेरी करेगा। जैसे कि I0 साइन ओमेगा टी, ये करंट इसमें फ्लो करेगा। लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखें कि जो इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो आरएमएस वैल्यू ही है, वो करंट का आरएमएस वैल्यू ही फ्लो कर रहा होता है। और आरएमएस वैल्यू क्या होता है हम लोग ये आगे देखने वाले हैं कि आरएमएस करंट क्या होता है। अब जैसे कि ये आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ये देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन गिवन होगा दो प्रकार से, जैसे कि एक ऐसे गिवन होगा क्वेश्चन, जैसे कि एसी सोर्स दे दिया होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो टाइम के साथ वेरी करेगा, V0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी। और या तो ऐसे गिवन होगा क्वेश्चन, मतलब कि हमें क्वेश्चन में ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज ऐसे गिवन होगा। तो इस दोनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये हम लोग आगे देखेंगे कि जब क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ टाइम में गिवन होगा, तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है। तो आरएमएस वैल्यू को निकालने के लिए, जैसे कि हमें निकालना आरएमएस करंट निकालना है। तो हम लोग को पता है जो हम लोग एसी जनरेटर में पढ़े थे करंट, वो क्या होता है I0 साइन ओमेगा टी। I0 साइन ओमेगा टी जो पोटेंशियल इंड्यूस हुआ था वो क्या था V0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ अगर हम इसका आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हम स्क्वायर करेंगे। पहले इस जो करंट है इसको हम पहले स्क्वायर करेंगे, फिर इसका मीन लेंगे, मतलब फिर इसका एवरेज करेंगे, फिर इसका अंडर रूट कर देंगे, तो फिर हमें आरएमएस करंट देखने को मिल जाएगा।
सिमिलरली हम लोग क्या कैसे निकालते हैं, भी ई एफ आर एम एस कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग पोटेंशियल को स्क्वायर करते हैं, फिर उसका एवरेज लेते हैं, फिर उसको हम अंडररूट कर देते हैं, तो इससे हम लोग को जो पोटेंशियल है वो आर एम एस वैल्यू निकल जाता है। तो हमें अगर हम देखें कि इफ अगर पोटेंशियल क्या साइन का वैल्यू में होगा, साइन ओमेगा टी, वी नोट साइन ओमेगा टी, जो करंट होगा वो आई नोट साइन ओमेगा टी होगा, तो वी आर एम एस क्या आता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस करंट का वैल्यू हम लोग क्या देखे हैं, आई नोट साइन ओमेगा टी, तो इस आई नोट साइन ओमेगा टी इसको स्क्वायर किए, फिर इसका हम लोग मीन एवरेज निकालेंगे, फिर इसका हम अंडररूट कर देंगे, तो ये वैल्यू जो आता है ना आर एम एस वैल्यू, वो आता है आई नोट बाई अंडररूट टू, आई नोट बाई अंडररूट टू, ये आता है आर एम एस करेंट। बस ध्यान रखना है, बस क्वेश्चन में बहुत हेल्प होगा, हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ने वाले, यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो वहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, डिपेंड क्वेश्चन जितना बन सकता है क्वेश्चन सारा सॉल्व करेंगे, तो उससे हम लोग को और क्लियर होगा कि ये क्या चल रहा है, आर एम एस क्या है, आई नोट बाई रूट टू क्या है, जो वी आर एम एस होता है सिमिलरली वी आर एम एस क्या होता है, वी नोट बाई रूट टू। ये कब होगा, जब साइन के फंक्शन में गिवन होगा, और जो एसी करंट जो प्रोड्यूस होता है एसी जनरेटर से, वो इसी फंक्शन में प्रोड्यूस होता है। हम लोग को सिलेबस में भी यही पढ़ना है, तो हम लोग ये ध्यान रख लेंगे, जो आर एम एस करंट है वो क्या होगा, आई नोट बाई रूट टू। आई नोट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, ये मैक्सिमम करंट है, ये आई नोट है, ये वी नोट है, ये क्या है, पीक करंट है, मैक्सिमम करंट है, ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल है, मैक्सिमम ईएमएफ है। तो जो वी आर एम एस होता है वो क्या होता है, वी नोट बाई रूट टू, जो आई आर एम एस होता है वो क्या होता है, आई नोट बाई रूट टू। इसलिए हमें ध्यान रखना है, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा क्वेश्चन के साथ समझेंगे। अब कुछ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि साइन ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, जीरो, बस ये ध्यान रखना है। कॉस ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू क्या होता है, जीरो। साइन टू ओमेगा टी, बस ये सिमिलर ही है, साइन ओमेगा टी का सिमिलरली है, इसका क्या होगा, जीरो। कॉस टू ओमेगा टी का क्या होता है, एवरेज जीरो। ध्यान रखना बात ये दोनों है, जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है उसका एवरेज क्या होगा, वन बाई हाफ, मतलब हाफ होगा, मतलब कि वन बाई टू। जो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या होता है, वन बाई टू। अब क्या है, नोट टू, इतना नोट वन देख लिए कि अगर वी नोट जो वी है, जो ई एम एफ है, वो अगर वी नोट साइन ओमेगा टी होगा और आई नोट साइन ओमेगा टी होगा करंट, तो आर एम एस वैल्यू क्या होगा, वी नोट बाई रूट टू और आई नोट बाई रूट टू। नोट टू क्या है कि जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो, मतलब कि जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होगा तो हम लोग आर एम एस वैल्यू को ही करेंगे कंसीडर। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, ये तो क्वेश्चन का टाइप ये हुआ, टाइप वन, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है टाइप टू। तो यहाँ पे क्या है, जो हम पोटेंशियल गिवन है वो कुछ बता नहीं रहा है कि पीक वैल्यू है कि आर एम एस वैल्यू है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आर एम एस वैल्यू को ही करेंगे कंसीडर। जैसे कि इस केस में जो पोटेंशियल है ना, इसको हम लोग आर एम एस मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आर एम एस। ये क्या हम ऐसे बोल रहे हैं, आर एम एस वैल्यू क्या मान रहा है, ये लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे उससे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। बस ऐसे यहाँ पे जो बता रहे हैं बस उसको मान लेना है। तो जब क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं होगा, कुछ मेंशन नहीं होगा, तो उसको हम लोग आर एम एस वैल्यू करेंगे कंसीडर। बस या तो क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा या तो ऐसे गिवन होगा। जब ऐसे गिवन होगा, आप प्रीवियस क्वेश्चन निकाल कर देख सकते हैं। अगर ऐसे गिवन होगा जहाँ पे कुछ बोल बता नहीं रहा होगा कि ये पोटेंशियल है क्या है, एवरेज है, इंस्टेनियस है, कि किसी पार्टिकुलर टाइम पे गिवन है, किसकी आर एम एस है, क्योंकि कुछ बता नहीं रहा होगा, कुछ मेंशन नहीं हुआ होगा, तो हम आर एम एस ही मानेंगे। जैसे कि ये पोटेंशियल है, ये आर एम एस वैल्यू है। तो ये नोट टू हम लोग देख लिए। नोट थ्री क्या है, मान लेते हैं कि जो करंट है वो ऐसे गिवन है, I1 साइन ओमेगा टी, I2 कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली जो पोटेंशियल है वो ऐसे गिवन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ गया तो V1 साइन ओमेगा टी, V2 कॉस ओमेगा टी। जो RMS होगा वो क्या होगा, ये क्या, एक पीक वैल्यू ऑफ साइन का ग्राफ का जो पीक वैल्यू है, पीक मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है I नोट। एक कॉस अगर आपको जो पीक मैग्नीट्यूड है करंट का वो I2 है। तो यहाँ पे हम लोग RMS कैसे निकालते हैं, I1 स्क्वायर बाई टू प्लस I2 स्क्वायर बाई टू, अगर साइन का फॉर्म में और कॉस का फॉर्म में ऐसे गिवन होगा तो। सिमिलरली VRMS कैसे निकालते हैं, V1 स्क्वायर बाई टू और V2 स्क्वायर बाई टू। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट 3 था। अब अगर ऐसे गिवन हो क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे ध्यान रखना है, मतलब इस पॉइंट को, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व किया जाए। बस इस पॉइंट को ध्यान रखना है। जब हम लोग आगे चैप्टर को पढ़ेंगे तो और हम
क्लियर होता जाएगा ये आर एम एस वैल्यू क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये जब आगे पढ़ेंगे, यह भी तो इंट्रोडक्शन है, तो हम लोग को सब क्लियर होता जाएगा। और नेक्स्ट नोट 4 क्या है कि जब करंट में ऐसे गिवन हो, आई नॉट गिवन हो, फिर I1 साइन ओमेगा टी और कॉस I2 कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली जो EF गिवन हो वो ऐसे फर्स्ट तो गिवन हो V नोट, फिर गिवन हो V1 साइन ओमेगा टी, V2 कॉस ओमेगा टी। तब आई आर एम एस और V आर एम एस कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग करते हैं V नोट स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करते हैं, और प्लस I1 स्क्वायर बाई 2, I1 स्क्वायर बाई 2, I2 स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली जब EF ऐसे गिवन होगा तो जो ये V नोट है उसको मैं स्क्वायर करेंगे, प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। ये हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देख लें, जैसे कि अगर आई ऐसे क्वेश्चन गिवन है 3 + 4 साइन ओमेगा टी में 100t प्लस 5 कॉस 100t, तो यार ऐसे गिवन है, इसको हम लोग कैसे देख लिए? यहाँ पे देख लिए ना कि अगर यहाँ पे आई नोट क्या है 3 है, तो यहाँ पे आई आर एम एस क्या होगा? आई आर एम एस क्या होगा? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 का स्क्वायर बाई 2। बस हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए इस 4 पॉइंट को हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर जो पोटेंशियल है वो साइन का फंक्शन में गिवन है, जो इसका पीक वैल्यू होगा उसको डिवाइड कर देंगे √2 से, तो हमें V आर एम एस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर I जो है, जो टाइम से वेरी कर रहा है, वो गिवन होगा साइन का फंक्शन में, तो जो आई आर एम एस होगा वो पीक वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर देंगे √2 से, तो आई आर एम एस मिल जाएगा। नोट 2 क्या देखें कि जब क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो, कुछ मेंशन ना हो, जैसे कि यहाँ पे जो इस क्वेश्चन टाइप है क्वेश्चन नंबर 2, कुछ गिवन ही नहीं है, बस सिर्फ गिवन है पोटेंशियल, बता नहीं रहा कि पोटेंशियल इंस्टेनियस है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए है, कि एवरेज पोटेंशियल है, एवरेज ईएमएफ है, कि आरएमएस है, तो इसको हम लोग आरएमएस मानेंगे। क्या मानेंगे? आरएमएस मानेंगे। थर्ड पॉइंट हम लोग देखें कि जो करंट है वो ऐसे गिवन होगा साइन का फंक्शन और कॉस का फंक्शन, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो दोनों का जो पीक वैल्यू है उसको स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देंगे और √ ले लेंगे। लोग ये देख लिए। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग करेंगे ईएमएफ के साथ। अगर कुछ ऐसे गिवन होगा, कुछ आई नोट कुछ पीक वैल्यू, कुछ ये होता है, एक ये होता है पोजीशन फ्रॉम मीन। लोग ऐसे में ग्राफ जब देखेंगे तो इसको देखते हैं, ये क्या होता है? ये होता है एम्पलीट्यूड। जो साइन के जो आगे होता है, जो I1 है वो क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ साइन ग्राफ है। जैसे कि एक साइन ग्राफ हम लोग ऐसे तो बनाते हैं, तो ये एम्पलीट्यूड है I1, जो I1 है साइन ग्राफ का एम्पलीट्यूड है। और आई नोट क्या होता है? मीन पोजीशन। यहाँ पे मीन पोजीशन ग्राफ 0 से शुरू नहीं हुआ है, कोई मीन पोजीशन आई नोट से शुरू हुआ है। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये लोग एससी में डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बस ध्यान रखना है इस पॉइंट को, कि अगर आई नोट I1 साइन ओमेगा टी, I2 कॉस ओमेगा टी हो, तो आरएमएस कैसे निकालते हैं? इस आई नोट का स्क्वायर कर देंगे, और जो ये पीक वैल्यू है I1 और I2 उसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड कर देंगे, √ कर देंगे। ऐसे हम लोग निकालते हैं IRMS। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें ध्यान रखना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसको यूटिलाइज करेंगे। बस इंट्रोडक्शन में इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ओके बाय।